नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र कुमार केसरी अपने सहयोगी डॉक्टर प्रवीण के सिंह के साथ बिहार डेवलपमेंट डायलॉग में आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज संवाद के लिए जुड़े हैं डॉक्टर संजय पासवान। वो भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। वर्तमान में डॉक्टर पासवान बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं और पार्टी में वो नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं। डॉक्टर पासवान सीनियर पॉलिटिशियन के साथ साथ एक शिक्षाविद भी हैं। वो पटना यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआईआर में प्रोफेसर हैं। आज की परिचर्चा का जो हमारा मुख्य विषय है वो है लेबर माइग्रेशन और सोशल वेलफेयर। करीब लास्ट 2-2.5 महीने में 30 लाख के करीब लेबर वापस लौटे हैं बिहार में। तो आज का जो परिचर्चा उन्हीं पर होगा कि उनके जो पहला मैं सवाल अगर कर सकूं तो ये जो लेबर लौटे हैं और बेरोजगारी, ये कितना बड़ा मुद्दा होने वाला है सर आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में? हेलो सर, अगर सुन सकते हैं, मैं जो पहला सवाल कर रहा था कि कि ये जो प्रवासी मजदूर जो लौटे हैं बिहार में और बेरोजगारी, उसके बेरोजगारी तो पहले से ही ज्यादा एक मुद्दा था और अब जो है प्रवासी मजदूरों को लौटने से काफी वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें आपको क्या लगता है कितना बड़ा मुद्दा है होने वाला है ये बेरोजगारी और प्रवासी मजदूरों का जो परेशानी हुआ है इस लॉकडाउन के चलते? देखिए, एक तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि बिहार कनेक्ट के माध्यम से बिहार डायलॉग आपने शुरू किया है और बहुत ही पर्टिनेंट इश्यू है ये, जो माइग्रेंट लेबर और माइग्रेशन का है या ग्लोबल टर्मिनोलॉजीज का, डायस्पोरा का है। तो जो इंडियन डायस्पोरा है उसकी चर्चा हम सब आज यहाँ कर रहे हैं। बिहार में बता दें आपसे कि लगभग 30 लाख का तो ये ऑफिशियल फिगर आ गया है और ऐसे लोग जो अपने मोड ऑफ कन्वेंस से आए, आप जानते हैं पैदल चल के आए हैं, कई लोग रास्ते में जान गंवा दिए, कई लोग साइकिल से आए हैं, कई लोग साइकिल से आए, कई लोग रिक्शा से आए, ऑटो से आए, या फिर मिक्सिंग मशीन जो होता है गाड़ी वाला उसमें चढ़ के आए, ट्रक से आए। तो मेरा अपना मानना है कि लगभग 50 लाख के आसपास बिहार में ये फ्लो हुआ है। एक तो सबसे पहले मैं बता दूं आपसे कि ठीक है, ये बेरोजगार से प्रभावित ये स्टेट रहा है और इनके आने से और प्रेशर तो बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो काम का डिमांड बढ़ेगा, काम का सप्लाई साइड कम है, थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन थोड़ा बहुत हम सब लोग थोड़ा बहुत ये इसको इशू बनाया हमने, इसको ये पॉलिटिकल इशू बना, सोशल इशू बना, एक ह्यूमन इशू बना और एक इकोनॉमिकल इशू बनाइए। बल्कि मैं मानता हूं उससे अधिक भी ये कहीं ना कहीं इमोशनल इशू भी है। आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि जो 40 साल 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से प्रदेश में रह रहे थे और इस पैंडेमिक के समय में अपने घर की तरफ लोगों को कौन सा चीज मोड़ के ले आया। इसमें मानता हूं कि केवल ये फाइनेंशियल नहीं है, कमर्शियल नहीं है, सोशल नहीं है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल भी है और इमोशनल भी है। इसलिए ये इससे महत्वपूर्ण इशू है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि भी अब लेबर इकोनॉमिक्स एक अलग फैकल्टी है। मैं मानता हूं प्रवीण जी कि लेबर सोशियोलॉजी, लेबर साइकोलॉजी एक डिफरेंट विषय है जिसमें स्टडी करना चाहिए, जो हमको लेबर इकोनॉमिक्स को और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको भी समझने में सुविधा होगी हम लोग। क्योंकि इकोनॉमिक्स 2 पार्ट है, माइक्रो भी है, मैक्रो भी है। अगर दोनों इकोनॉमिक्स को समझना हम लोग को है तो लेबर सोशियोलॉजी जो इस बार उभरा है, जो लेबर साइकोलॉजी उभरा है, उसको हमको देखना होगा हम लोग।
ये मानता हूं मैं कि आपने एक गंभीर शुरुआत किया है बहस का। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो दो सेंटर है, एक तो होम सेंटर है और एक होस्ट सेंटर है। बिहार इस देश का सबसे बड़ा लेबर का, माइग्रेंट्स का होम सेंटर है और लगभग 10-11 जगह है जो होस्ट सेंटर है। जैसे पहले बिहार से लोग गुवाहाटी जाया करते थे, सेकेंड टाइम बिहार से लोग हावड़ा जाया करते थे, थर्ड टाइम लोगों शुरू किया लुधियाना जाने का, फोर्थ टाइम शुरू किया लोग दिल्ली जाने का, फिर उसके बाद शुरू किया लोग इंदौर जाने का, फिर सूरत जाने का शुरू हुआ। अभी इन दिनों वाईजैक जो है, विशाखापट्टनम वहां है, भुवनेश्वर है, पुरी है। ये सब क्षेत्र हैं जहां हमारे लोग जाते हैं। मैं मानता हूं कि माइग्रेंट लेबर का जो होम सेंटर है, सबसे बड़ा होम सेंटर बिहार है, सेकेंड में ईस्टर्न यूपी है जो मोर और लेस बिहार ही है, और जो होस्ट सेंटर है, होस्ट सेंटर में ये जो हमने कहा 10-11 प्लेस कहा हमने, ये सब महत्वपूर्ण जगह है। तो मैं कहना चाहता हूं कि उन सेंटर्स पे 2-2 पीढ़ी से लोग रह रहे थे, मगर इस पेंडेमिक ने सबको अपने रूट की ओर खींच के ले आया। रूट बिहार है, रूट ईस्टर्न यूपी है, रूट झारखंड है, रूट थोड़ा बहुत बंगाल का इलाका है, रूट थोड़ा बहुत उड़ीसा का इलाका है जो सटा हुआ बिहार से है। मैं मानता हूं कि बिहार से सटा हुआ चाहे बंगाल का इलाका हो, उड़ीसा का इलाका हो, यूपी का इलाका हो, झारखंड का इलाका हो, ये तमाम इलाके में जो भी लोग हैं सब बिहार सेंट्रिक लोग ही हैं। इसलिए बिहार का नंबर 1 ऑफिशियल फिगर में, भले ही यूपी नंबर 1 है, लेकिन ऑफिशियल फिगर में बिहार नंबर 1 होना चाहिए अगर इसका एनुमरेशन, इसकी काउंटिंग सही से हो तब। तो मुझे लगता है कि इस ढंग से हम सब लोग एक माइग्रेंट पॉपुलेशन का, माइग्रेंट लेबर का एक इश्यू बना है। एक बड़ी बात होगी बिहार के लिए भी, बिहार के समाज के लिए भी, और बिहार के सरकार के लिए भी वो जरूरी चीज है। तो पहली बात तो ये कह दें कि इनका रजिस्ट्रेशन या इनका वेयर अबाउट्स या इनका रिकॉर्ड्स या इनका एक लेबर कार्ड बने, वह कहीं से भी कोई यूनिफॉर्म कार्ड नहीं है, कोई स्मार्ट कार्ड बने। जैसे अब हम जानते हैं कि अब राशन कार्ड, नेशनल वन राशन कार्ड, वन नेशन वाला चर्चा सुन रहे हैं, ये शुरू हो जाए स्मार्ट कार्ड, ताकि उस कार्ड का डुप्लीकेशन ना हो, उस कार्ड का रेप्लिकेशन ना हो, ये बात आवश्यक है। इसलिए मुझे लगता है कि एक तो सिंगल कार्ड हो जिससे इसकी आइडेंटिटी हो सके कि ये माइग्रेंट लेबर की कैटेगरी में आता है। जैसे अपने यहाँ जॉब कार्ड होता है, अब जॉब कार्ड है तो मनरेगा में मिल रहा है, लेकिन इस माइग्रेंट कार्ड एक बिल्कुल रहे ऐसा नहीं है। दूसरा एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, SSN, जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर का एक्ट कांग्रेस के टाइम बनाया था 12 में, वह एक्ट के अनुसार हर एक स्टेट में अपना एक सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनना था, जो नहीं बन सका है। हर लेबर का सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलना था, जो नहीं मिल सका है, केवल टोकेनिज्म में हुआ है। स्ट्रीट वेंडर्स का, हॉकर्स का नंबर मिलना था, नहीं मिल सका है, जबकि स्ट्रीट वेंडर एक्ट भी 13 में बन गया था। मतलब कई बातें हैं और कई ढंग से मैं इस पेंडेमिक को बहुत, मैं इसका आभार मानता हूं। इस पेंडेमिक में ये जो इशू बिल्कुल साइडलाइन हो गया था। सर म्यूट हो गया आपका वीडियो। म्यूट हो गया, अनम्यूट करना होगा सर आपको। सर म्यूट हो गया है, अनम्यूट करेंगे सर। के लिए और जरूरी है कि बिहार के हम लोग चाहे एक्टिविस्ट हो या फिर हम लोग पॉलिटिक्स में हो या इंटेलेक्चुअल एक्टिविज्म में हो, ये हम सब लोगों के लिए परम कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस काम को गंभीरता से करें और एक इंटेलेक्चुअल कहें, स्ट्रक्चर कहें, या जो इनफॉर्मल है उसको फॉर्मलाइज करें। ये आज की आवश्यकता है और ये लेबर क्लास नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको न तो उतना एक्सपोजर है और न ही उनको बहुत कंसर्न है अपने बारे में कि हमारे लिए क्या होना क्या नहीं होना है। लेकिन म्यूट हो गया है सर।
है, गवर्नमेंट अपने चाहे तो उसको 200 दिन कर सकता है। तो ये एक स्थिति बन रही है। मुझे लगता है कि समस्या एम्प्लॉयमेंट का है, लेकिन तात्कालिक तौर से बिहार गवर्नमेंट पूरी जिम्मेवारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ है कि अभी कुल मिला के जो 100 डेज है, 100 डेज से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन 100 डेज में अगर रिवर्स माइग्रेशन नहीं हुआ, अगर मतलब वापस नहीं गए लोग, अगर जहां काम कर रहे थे, तब तो बिहार में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए यहाँ के एम्प्लॉयमेंट पर असर तो पड़ा ही पड़ा है, साथ साथ यहाँ का जो सामाजिक शांति है वो बना हुआ रहे, ये आवश्यक है। लेकिन 100 दिन तक सब कुछ होने वाला, 100 दिन के अंदर में चाहे चुनाव हो जाए या क्या होगा, और चुनाव में भी एक बड़ा इशू बन गया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में माइग्रेंट लेबर एक बड़ा इशू है, इसलिए इस लेबर के इशू को एड्रेस करना, रिड्रेस करना हम सबका धर्म कर्तव्य बनता है। जी। तो और क्या पूछा आपने? जी, मैं सवाल ये है जी सवाल ये है कि सर केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनसे क्या मिसमैनेजमेंट हुआ है कहीं पे? देखिए, मैं लगातार आवाज मैं लगातार इस विषय को ओपनली, सरकार दोनों जगह हमारी सरकार है, जरा करो, सरकार दोनों जगह हमारी है। और आपने देखा होगा, मैं माइग्रेंट लेबर के इश्यू को लेकर के, एक तो लेबर के प्रोफेसर होने के नाते, मतलब मैं अपने आप को लेबर सोशलिस्ट मानता हूं, मैं लेबर इकोनॉमिस्ट नहीं मानता अपने आप को, कि मैं श्रम अर्थशास्त्री नहीं हूं, मैं श्रम समाज शास्त्री हूं। एज ए लेबर सोशलिस्ट होने के नाते, और जिस समाज से मैं आता हूं, समाज में अधिकांश लेबर लोग हैं, और बिहार में लेबर सर्वाधिक संख्या में है, बिहार एक लेबर इंटेंसिव स्टेट होने के नाते ये हमारा धर्म बनता है। इसलिए मैंने अपने सरकार के खिलाफ में, मैंने नीतीश साहब से कहा, जब ट्रेन की बात चल रही थी, और थैंक्स टू यूपी गवर्नमेंट, थैंक्स टू जोगी जी ने अपने यहाँ मंगाना शुरू किया, और उसके 10 दिन बाद हमारे नेता की आंख खुली। मैंने उस समय खुलेआम कहा था पब्लिकली, नीतीश बाबू आंख खोलिए, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा, और यूपी के सीएम के तर्ज पे आप भी अपने यहाँ ट्रेन को रिक्वेशन दीजिए, ट्रेन से मंगाइए लेबर को। तब शुरू किया इन्होंने। और जहां तक बात है सेंटर का, सेंटर में रेल मंत्रालय ने स्पष्ट कहा था कि ये 12 आना कौन देगा, 75% कौन देगा, 25 कौन देगा, अभी आप ट्रेन मुहैया कराएं स्टेट गवर्नमेंट्स को। मैंने स्पष्ट तौर से खुलेआम कहा था, ट्रेन मुहैया कराएं। बात मानवता की है, बात ह्यूमैनिटी का है। अभी बात भाड़े का नहीं कि भाड़ा कौन देगा, स्टेट बियर करेगा कि सेंट्रल बियर करेगा। तो ये लगातार मैं कहता रहा, लेकिन देर से ही सही। तो टाइमली सेंट्रल गवर्नमेंट ने टाइमली अपना आंख खोल दिया था, मगर स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़ा डिले किया है, इसीलिए थोड़ा अपजस बिहार गवर्नमेंट को हुआ इस बात का। मगर हम सब लोग लगातार इस प्रयास में हैं कि उस अपजस को कैसे काउंटर किया जाए। उसके बाद लगातार हमारे लोगों ने बस का इंतजाम कर करके, और डिफरेंट स्टेशन जहां पैसेंजर्स जहां पे आ रहे थे माइग्रेंट लेबर, वहां गाड़ी भेज करके उनका भोजन की व्यवस्था करके पहुंचाने का काम आज तक भी जारी है। और जो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड लगभग 25 से 30 लाख लोग आए हैं, बाई ट्रेन आए हैं। मगर मैं मानता हूं कि उतना ही संख्या में लोग अपनी व्यवस्था से आए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 50 लाख के आसपास लोग हमारे हैं। तो उन सब लोगों के लिए थोड़ा देर से सही बिहार गवर्नमेंट ने, विलंब से सही, भाजपा के लोगों ने लगातार इसको इशू को उठाया था। थोड़ा जदयू वाले थोड़ा लिहाज कर रहे थे, उनका सीएम है, लेकिन हम लोग, भाजपा के लोग और हम लोग लगातार इस बात को कह रहे थे कि अविलंब लेबर को बुलाना चाहिए, और बुलाने का काम किया, थोड़ा विलंब से ही सही। मगर उस अबजस को हम सब लोग पाटने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और लगे हुए हैं कि जिस गांव में जहां जा रहे हैं वहां क्वारंटाइन की सुविधा में ठीक ठाक सुविधाएं रहे, वहां के लोग का ट्रीटमेंट ठीक से होता रहे, ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और जो रोजगार सीख कर रहे हैं, रोजगार उनको मिले, ये प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ा बहुत हम लोग को डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा देर से ये काम शुरू किया था। सर, जब लेबर लॉज के रिफॉर्मेशन की बात करते हैं हम, जो परिवर्तित लेबर लॉज जो अभी बनाया गया है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? म्यूट हो, हाँ जी। हाँ, यस।
नए लेबर लॉज की बात जब होती है, लॉ में रिफॉर्मेशन की बात होती है, इस पर आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? देखिए, 44 लगभग एक्ट था। उस 44 एक्ट को 4 कोड में कन्वर्ट किया है हमारे वर्तमान सरकार ने, केंद्र की सरकार ने। तो बावजूद कुछ हमारे डिफेंसेस के म्यूट हो गया है सर दोबारा। तो 4 कोड में सिंप्लीफाई किया गया है। क्या भाई आ जा रहा है यार? तो ये 4 ढंग से 4 कोड बनाया है। 4 कोड, मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से इस 4 कोड के प्रति हम लोग अगर सिंसियर रहे अगर, तो लेबर के साथ अन्याय नहीं होगा। और मैं बड़ा आभारी हूं भारतीय मजदूर संघ का, जो आरएसएस का मजदूर संगठन है, उन्होंने लगातार इस इश्यू को उठाया है कि माइग्रेंट लेबर एक बड़ा इश्यू है। और जो 4 लेबर कोड बनाया जा रहा है, और 4 लेबर कोड को ईमानदारी से लागू किया जाए। देखिए, कोड में और एक्ट में फर्क है। एक्ट चैलेंजेबल है कोर्ट में, कोड चैलेंजेबल नहीं है, मगर एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। होता क्या कि बहुत एक्ट के कारण भी बहुत सारी बातें नहीं निकल के आती है। अब एक्ट में कुछ कंपल्सन है, मगर जहां कोड है तो कोड में वॉलंटरिज्म है, कोड में कंपैशन है, कोड में अंडरस्टैंडिंग है। और हम, जैसा कि गांधी जी ने भी कहा था कि लेबर और एम्प्लॉयर में एक कन्फ्रंटेशन की बातें होनी चाहिए, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग हो। मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास गवर्नमेंट की ओर से करना होगा, लेबर मिनिस्ट्री से करना होगा। इसलिए एक्ट के संबंध में जो बदलाव किया गया है उसका मैं आंशिक समर्थक हूं, मगर सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि इस एक्ट को, इस कोड को लागू करने में कैसे जो है सब लोग लगे और सबके कंसेंट से हो, ये एक आवश्यक चीज है। और दूसरी बात मैं कहूं, कुछ एक्ट नया जो है, जो इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर का मामला है। अब इंटरस्टेट माइग्रेंट में क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टर होगा जो ले जाएगा, दैट कॉन्ट्रैक्टर मस्ट बी रजिस्टर्ड। हम जानते हैं कि हमारे स्टेट से जो बाहर गए हुए हैं लोग, उसमें 90% बिना किसी कॉन्ट्रैक्टर के सपोर्ट के गए हुए हैं। तो इंटरस्टेट माइग्रेंट में मुझे लगता है उस एक्ट में चेंज करके जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव पे भी जा रहे हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन हो, उनको भी तमाम सुविधाएं मिले सोशल सिक्योरिटी का, ये आवश्यकता है। इसीलिए इंटरस्टेट माइग्रेंट माइग्रेशन एक्ट में थोड़ा वो चेंज करना पड़े तो चेंज करके, और जो अभी समय के अनुकूल है, जो लेबर के वर्कर के अनुकूल है, ऐसा प्रोविजन उसमें करने का जरूरत है, जिसकी आवश्यकता हम फील करते हैं। बिहार के संदर्भ में जब हम स्किल मैपिंग की बात करते हैं, और खासकर जब लेबर वापस लौटे हैं बिहार, तो क्या जॉब क्रिएशन किया जा सकता है, या व्यक्तिगत तौर पे आपका इस पर क्या विचार है? हाउ जॉब कैन बी क्रिएटेड इन बिहार? देखिए, 2 बातें हैं। स्किल मैपिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, दूसरा है एस्पायरेशन मैपिंग। दुनिया भर में वर्ल्ड बैंक की अगुवाई में भी काम चल रहा है कि आज के वर्किंग क्लास में, आज के यूथ में, आज की महिलाओं में, या आज के वल्नरेबल ग्रुप्स में उसके एस्पायरेशंस क्या क्या हैं। मुझे लगता है कि वर्कर्स का स्किल मैपिंग भी हो, अप स्किलिंग भी हो, मल्टी स्किलिंग भी हो, साथ साथ इन तमाम वर्किंग पॉपुलेशंस का एस्पायरेशन मैपिंग करना चाहिए। व्हाट दे आर एस्पायरिंग, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। अब एक स्टेज में लोगों को लगता है कि हमको म्यूट हो गया है सर। थोड़ा अच्छा से कपड़ा लत्ता व्यवस्था रहने का मिल जाए, ये कई बातें हैं। मुझे लगता है कि इस ढंग से हम लोगों को उसका एस्पायरेशन देखना होगा कि भाई क्या वह केवल अपना बेसिक नीड्स खोज रहा है कि अच्छा हाउसिंग खोज रहा है। आज एक जनरल एस्पायरेशन है, जो लोग शहर में काम कर रहे हैं, कि हमको भैया दिक्कत खाने पीने का नहीं है, दिक्कत रहने का है। तो उनका जो एस्पायरेशन है, एक अच्छी हाउसिंग चाहते हैं वह, ठीक है। फिर आईएलओ ने कहा है डिसेंट वर्क का कॉन्सेप्ट दिया, डिसेंट वर्क। आईएलओ ने कहा है कि सोशल डायलॉग होना चाहिए, तो ये आईएलओ का प्रोविजन है, डिसेंट वर्क का, सोशल डायलॉग का।
इसलिए मुझे लगता है कि उनका जो एस्पायरेशन है वो उस वर्किंग क्लास का, उस माइग्रेंट पॉपुलेशन का, उनका एस्पायरेशन क्या है, उनकी आकांक्षाएं क्या है, अपेक्षा नहीं, आकांक्षाएं क्या क्या हो रही है। अब जो आदमी आज प्लम्बर का काम कर रहा है, वो चाह रहा है कि प्लम्बर का काम छोड़ के हम प्लम्बर के दुकान के आइटम का दुकान खोल दें हम सब लोग। वो देखना होगा, उसके लिए बैंक क्रेडिट देना होगा उसको। या एक आदमी जो मिस्त्री काम कर रहा है चाहता है कि हम राज मिस्त्री काम कर जाए। यह जो लेवल ऑफ एस्पायरेशन है, इसीलिए उस स्किल की मैपिंग जब भी होगी तो लेबर के एस्पायरेशन से मैपिंग करनी चाहिए हम लोग को। उसका मैच हो, मिसमैच हो, कनेक्ट हो, डिस्कनेक्ट हो, क्या करना होगा या रिकनेक्ट हो, ये आवश्यकता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस स्किल मैपिंग के साथ साथ उनके एस्पायरेशन का मैपिंग करना आवश्यक है। सर, आपको जो अभी परेशानियां झेले हैं लेबर, और गवर्नमेंट ने भी इस चीज को रियलाइज करा है, तो इसके बाद आपको लग रहा है कुछ फंडामेंटल चेंज होगा माइग्रेशन के पैटर्न में, और जिस तरह से लोग माइग्रेट करते हैं, आपको मतलब पोस्ट ये लॉकडाउन और कोरोना जैसे ही खत्म होता है, तो एटीट्यूडनल चेंज और फंडामेंटल पॉलिसी चेंज कुछ हो सकता है या नीड है उसका? देखिए, कुल मिलाकर के इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में तो लाना हम लोग का काम है। ये हमारे आप लोगों ने लगभग इसको एक बौद्धिक विमर्श का विषय तो बना दिया है। रही बात एटीट्यूडल चेंज का, तो वह डिपेंड करता है कि लोकल सोसाइटी पे और लोकल गवर्नमेंट पे। जैसे कि एक चीज तो आप याद रखें आप, कि साल भर जो है यहाँ के लोग फिर उस बैक टू वर्क प्लेस नहीं जाने वाले हैं। क्योंकि उन लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूं तो एक तो पैनिक है वहां के, नहीं जाएंगे अभी, तो इस पैनिक से उनको निकालना होगा। तो पहले हम लोग को थोड़ा पैनिक मैनेजमेंट करना होगा। और जहां ये लोग काम कर रहे थे, जो होस्ट स्टेट था, उस होस्ट स्टेट में जो एम्प्लॉयर इनके थे, जहां ये काम करते थे, उनसे बात करना होगा कि आखिर ये डिस्ट्रस्ट, ये जो अनास्था का भाव है, ये जो अविश्वास का भाव है, कैसे पैदा हुआ। आखिर उन लोग अगर 15 दिन भी उनको ठीक से रख लेते अगर, तो आने वाले 15 महीने में वो रह जाते वहां पे। लेकिन 5 दिन 6 दिन में वो लोग उब गए इनसे, ये लोग वहां से भाग आए, उन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया। एक स्टेट केवल मैं मानता हूं पंजाब ने थोड़ा बहुत इनिशियली रोका है, बाकी किसी स्टेट ने रोकने का प्रयास नहीं किया इन लोगों को। तो थोड़ा काउंसलिंग वहां भी करना होगा हम लोग को। जो होस्ट स्टेट है वहां काउंसलिंग करना होगा, कैसे इन लोगों को रिटेन किया जाए, डिटेन किया जाए, मेंटेन किया जाए और सस्टेन किया जाए। और यहाँ के लोगों को ओरिएंट करना होगा कि भाई अच्छा रोजगार के लिए, अच्छे मूवमेंट के लिए, जो दुनिया में जो समाज वही बढ़ा है जिसने माइग्रेशन को अडॉप्ट किया है, जिसने माइग्रेशन को एक्सेप्ट किया है। दुनिया में समाज हो चाहे इंडिविजुअल हो, वही आगे बढ़ा है। ये दोनों ओर हम लोग को काउंसलिंग करना होगा, दोनों ओर हम लोग को ओरिएंट करना होगा, दोनों ओर हम लोग को कंसल्टेशन करना होगा, तब जाके ये बातें संभव हो सकती है कि ये लोग भी तैयार हो जाएं और वो लोग भी अपने यहाँ, चूंकि उनको जरूरत है, दे नीड मोर। होस्ट स्टेट को अधिक आवश्यकता है काम करने वाले लोगों की। यहाँ तो ये इनके प्रकार उज्जी लेंगे खा लेंगे, लेकिन वहां अधिक। इसीलिए हम दोनों को मानते कि दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट को भी और दोनों यहाँ के सोसाइटी को भी, मीडिया के लोगों को भी एक्टिव होना चाहिए कि दोनों में कोई लूजर ना हो, दोनों विन विन रहे। ये आवश्यकता है। जो होता है प्रिंसिपल मैनेजमेंट का, विन विन सिचुएशन, दोनों के लिए विजेता की स्थिति बनी हुई रहे, ये प्रयास करना हमारा आपका धर्म बनता है। सर, जो अभी आपने मीडिया और जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की बात कही, तो आप उसको देखते हैं कि सही तरह से जो माइग्रेंट लेबर्स के जो इश्यूज थे उसको उठाया गया है मीडिया में और इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में, या उसको कुछ अलग तरीके से पेश करना की जरूरत था, मोर कंस्ट्रक्टिव होने की जरूरत थी? मीडिया ने बहुत ऑनेस्टली उठाया है। लेट मी थैंक द मीडिया पीपुल कि मीडिया ने बहुत ऑनेस्टली उठाया है। और मैं मानता हूं कि इस विषय को अधिकांश इंग्लिश मीडिया ने, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, इंग्लिश मीडिया ने नेशनली इसको रेज किया है। और जो वर्नाकुलर मीडिया है वह 1 सप्ताह लेट है इसमें। जब लोग पहुंचना शुरू हो गया है अपने अपने इलाकों में, क्षेत्रों में, तब ये इशू उठा इन लोगों ने टेकअप किया है। इसलिए मीडिया ने बहुत ऑनेस्टी से, खास करके
थैंक्स टू इंग्लिश मीडिया कि इन लोगों ने इसको ढंग से उठाने का काम किया है। इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत ढंग से इन लोग उठाया और इंटेलेक्चुअल्स ने बहुत स्लोली इसको ग्रास्प किया है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इंटेलेक्चुअल आज भी कॉर्पोरेट घरानों से ज्यादा प्रभावित हैं। इसीलिए इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में इसको मेंटेन करना हम जैसे एक्टिविस्टों का, हम जैसे पॉलिटिशियंस का और आप जैसे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स का काम बनता है कि अभी भी इंटेलेक्चुअल ने इसको बहुत एडॉप्ट या ओन नहीं किया है। मीडिया ने इसको पूरे एग्रेसिवली ओन किया, स्पेशली इंग्लिश मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से। और इसको सस्टेन करना बेसिकली, जैसे जो बिहार कनेक्ट जैसे हम लोग का जो ये है कि एक तो मीडिया में आता है इशू और फिर वो कुछ दिन के बाद भुला दिया जाता है, तो उसको कैसे सस्टेन किया जाए, उसको अगर सस्टेन नहीं करते हैं तो उसपे फिर जो चेंजेज होना फिर मुश्किल होता है, तो पॉलिटिशियन पे प्रभाव होता है उसका ना लोगों पर, तो उसको सस्टेन करने के लिए फिर आपको क्या संदेश है? ये एक डिफिकल्ट काम है, ये एक डिफिकल्ट काम है, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक डिफिकल्ट काम है कि कैसे इसको सस्टेन किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसको अब है कि देखिए यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, ये सब मीडिया ने जितना उठाना था उठा दिया है। मीडिया के लिए ये मामला 10 दिन का है, 10 सप्ताह का हो सकता है, लेकिन 10 साल तक चलाना काम ये यूनिवर्सिटी का है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का है, कॉलेज का है, एकेडमिशियंस का है। मैं प्रयास कर रहा हूं डायस्पोरा स्टडी, माइग्रेशन स्टडी, माइग्रेंट लेबर का स्टडी, लेबर सोशियोलॉजी की स्टडी, लेबर इकोनॉमिक्स की स्टडी, ये लगातार हो, इसके ग्रुप्स बने, इसके तमाम यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स हो, सेमिनार्स हो, वेबिनार्स हो, ये आवश्यकता है। इसलिए किसी भी विषय को वर्षों वर्ष ले जाने के लिए वी नीड सपोर्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज। इसीलिए मीडिया के लोगों को धन्यवाद है। अब हम इसको लेकर के यूनिवर्सिटी में जाएंगे, फिर कॉलेज में जाएंगे हम सब लोग। दलित रिजर्वेशन की बात करते हैं, जब दलित रिजर्वेशन की जब बात करते हैं तो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना जजमेंट दिया है, व्यक्तिगत तौर पे आपका इस पर क्या विचार है? देखिए, मैं पिछले 5 साल से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में भी क्रीमी लेयर, क्रीम का लेयर तो हो गया है। मैं इस पक्ष में हूं कि हम में ऐसे जो एलिटिज्म हो गए हैं, उन एलिट को तो बाहर करना चाहिए। अब कैसे होगा? उसकी मोडालिटी वो नहीं है जो सवर्णों में हुआ है, उसकी मोडालिटी वो नहीं है जो ओबीसी ने किया है, क्योंकि डिफरेंट लॉट है। मैं कहता हूं कि नो मोर 4, मैं 5 साल से नो मोर 4 कैंपेन चला रहा हूं, जिससे परिवार ने 3 पीढ़ी का आरक्षण का लाभ ले लिया है, चौथा पीढ़ी क्यों लेगा? जो व्यक्ति 3 बार एमएलए एमपी हो गया है, चौथा बार क्यों होगा रिजर्व सीट से? जिस व्यक्ति ने जीवन में 3 बार आरक्षण का लाभ ले लिया है, चौथा बार क्यों लेगा? जिस व्यक्ति की आमदनी, जिस घर में दोनों ही पति पत्नी है, दोनों ही माँ बाप क्लास 2 पोस्ट पे है, वो आरक्षण क्यों लेगा? जिस परिवार में क्लास 1 एक व्यक्ति अगर है, एक पेरेंट्स में अगर, तो उसका आरक्षण बच्चा क्यों लेगा? मैं ये लगातार इस पक्ष में हूं कि उसकी मोडालिटी तय करनी चाहिए इनसे बातचीत करके। इसलिए मैं स्पष्ट मानता हूं कि जो हमारे जो गरीब हैं, जो गरीब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, उस तक आरक्षण को पहुंचाना अगर होगा तो कहीं न कहीं आरक्षण पे विराम लगाना पड़ेगा। वह शुरुआत हम से हो जाए, रामविलास जी से हो जाए, मीरा कुमार से हो जाए। भाई ये आप जाइए जुडिशरी में, बच्चे हमारे जुडिशरी में जाए, बच्चे हमारे बिजनेस में जाए, और बिजनेस में हो, जुडिशरी में हो, बार एंड बेंच में हो, वहां प्रोटेक्शन मिले सरकार का। अब सब जगह हम ही जाएंगे, एमएलए एमपी हम ही बनेंगे, एलपीजी की एजेंसी हम ही लेंगे, आईएएस आईपीएस हम ही बनेंगे, ये बात अच्छी नहीं है। इसे लोग बुरा माने भला माने, मैं इस पक्ष का स्पष्ट सोच का हूं कि क्रीमी लेयर का जो नया कॉन्सेप्ट है वह निश्चित तौर से हमारे समाज में लाना चाहिए। इसका मैं पक्षधर पिछले 5 वर्षों से हूं। लोग मुझे इसके लिए गाली देते रहते हैं, लेकिन मैं अपनी बात कहता हूँ भाई, चूंकि हमारे समाज जो गरीब लोग है, उस गरीब को न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हम सभी के लोग उससे बाहर नहीं होंगे। ये आवश्यक है भाई। एक राजनीतिक सवाल है सर, जब दलित को एक दलित मुख्यमंत्री, क्या बिहार में इसकी कल्पना की जा सकती है?
देखिए क्या है कि दलित मुख्यमंत्री 2 बार हुए हैं। भोला पासवान शास्त्री जी बने एक बार और एक बार बने रामचंद्र दास जी। तो कुल मिलाकर के भोला शास्त्री जी बने थे, उस समय भूमिहारों का राजपूतों से लड़ाई में बन गए थे। वो मतलब वो बिल्कुल यूं कह ले कि परिस्थितिजन थे वो। फिर एक बार बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई में रामचंद्र दास बन गए थे। तो क्या होता है कि आज भी बिहार में कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में, या जो जीतन मांझी बने थे, वह भी जिन दिनों जदयू पे हमला हो रहा था, जिन दिनों जदयू बहुत प्रॉब्लम में था, तो प्रॉब्लम के समय में क्राइसिस मैनेजर के रूप में इन लोग को लाया जाता है। मतलब वो जो क्रिकेटर में कहते हैं ना, नाइट वॉचमैनशिप, तो नाइट वॉचमैनशिप में दलित सीएम को उतारा जाता है। मुझे लगता है समय आ गया है जब स्वावलंबी दलित सीएम बिहार में बने। ऐसा माहौल बन रहा है तो इस तरफ तमाम पार्टी को प्रयास करना चाहिए और सही मायने में सामाजिक न्याय की धारा को आगे बढ़ाना अगर है तो जिस तरह से सवर्णों से पिछड़ों ने लिया, पिछड़ों से दलित समाज को मिलना चाहिए, अति पिछड़ा समाज को मिलना चाहिए। यह आज की आवश्यकता है और जो राजनीति का प्राकृतिक मार्ग है वह भी यही है। सवर्ण से पिछड़ा, पिछड़ा से अति पिछड़ा, अति पिछड़ा से दलित समाज को मिले, ये प्रयास करना चाहिए। और ये आप सब लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, चाहेंगे तो निश्चित होगा। दलित समाज नेचुरल कोर्स में सीएम बने बिहार का, ये हम लोग का भी इंस्पायरेशन है, आकांक्षा हम लोग की है। जी, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं चाहूंगा कि मैं भविष्य में देखूं कि आपको मुख्यमंत्री का पद मिले, आपके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़े, यही हम लोग की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you for this exciting issue, interesting issue, and the most enlightening issue. Thank you, you all team members. Thanks. Bihar Connect. Thank you. Thank you, sir. Thank you, dear.